नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज की जो अपनी MCQs रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीरीज नंबर 24। और दोस्तों क्लास को चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे प्राप्त होता रहे। दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 35 MCQs अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और साथ में लास्ट में मैं आपको बता दूँ 10 मिनट की अपन बूस्टर डोज जो कि टेस्ट पेपर जीके से संबंधित लेने वाले हैं वो भी अपन यहाँ पे लेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप क्लास को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ये काम करके आप क्लास को शेयर जरूर करिए एक बार, फिर अपन यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो आज की इस इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी में अपन 35 प्रश्नों में कितना स्कोर करते हैं और लास्ट में जो आपको मिलेगी बूस्टर डोज वो फर्स्ट पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज, वो भी आप 10 मिनट की बूस्टर डोज जरूर ले। तो पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों। प्राचीन रोम में सैनिक गतिविधियाँ का स्थल क्या कहलाता था। दोस्तों यहाँ पे जो प्राचीन रोम था उस टाइम में जो सैनिक गतिविधियाँ होती थी उनका जो स्थल है उसको अपन किस नाम से जानते थे, ये अपने यहाँ पे बताना है। एम्फी थिएटर, कैंपस मार्टियस, पेडोनोमस या फिर पैलेस्त्रा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहेगी और इसके बाद में जो 10 मिनट की लास्ट में अपन जीके से संबंधित बूस्टर डोज लेते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे अपन प्रश्नोत्तरी में। तो रोम में जो सैनिक गतिविधियों का स्थल होता था उसे अपन अब कैंपस मार्टियस के नाम से जानते थे। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैंपस मार्टियस। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप शेयर करने में कमी ना रखें दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर किया करो। प्रश्न नंबर 2, एथेंस में युद्ध का देवता क्या कहलाता था। दोस्तों यहाँ पे एथेंस के अंदर जो युद्ध का देवता होता था उसे अपन किस नाम से जानते थे, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एरेस, हेरा, जियस, अपोलो। एथेंस में युद्ध का देवता क्या कहलाता था। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एरेस कहते थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो एथेंस में युद्ध का देवता होता था उसे अपन एरेस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें दोस्तों, शेयर और लाइक आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा में मुख्य शक्ति का केंद्र कौन था। यानी स्पार्टा के अंदर जो मुख्य शक्ति का केंद्र होता था वो कौन होता था, ये अपने क्या पे बताना है। सैनिक, राज्य, देश या परिवार। दोस्तों स्पार्टा होता था, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यूनान को 4 राज्यों में बांटा गया था या 4 चरणों में इसको बांटते हैं। इसमें एक एथेंस काल था, दूसरा स्पार्टा, एक होमर, यानी स्पार्टा, होमर, एथेंस, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस। ये अपने को यहाँ पे 4 भागों में इस यूनान को डिवाइड किया गया था। तो स्पार्टा में अपने शक्ति का केंद्र होता था वो प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर राज्य यानी सर्वोपरि था और वो शक्ति का केंद्र था। यानी सब कुछ होता था वो स्पार्टा में, वो यहाँ पे राज्य के ऊपर डिपेंड होता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक वयस्क पुरुष का फेफड़ों का भार लगभग कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे एक एडल्ट पुरुष होता है उसके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनका वेट कितना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 1100, 1200, 1300 या फिर 1400 ग्राम। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो व्यक्ति में जो फेफड़े होते हैं इन दोनों फेफड़ों यानी दायां और जो बायां फेफड़ा होता है, जो दायां और बायां फेफड़ा होता है उनमें जो सबसे बड़ा फेफड़ा होता है दोस्तों वो दायां फेफड़ा होता है, छोटा वो बायां फेफड़ा होता है। उसका बायां फेफड़ा छोटा क्यों होता है, तो यहाँ पे हार्ट का जो हार्ट पाया जाता है इसके कारण ये थोड़ा छोटा होता है, लेकिन दायां फेफड़ा ये बड़ा होता है। लेकिन इनके फेफड़ों का जो भार होता है वो कितना होता है। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो लगभग 1100 ग्राम होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1100 ग्राम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों एक एडल्ट पुरुष होता है, इसके अंदर जो ट्रेकिया होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ट्रेकिया जिसे अपन विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, विंड पाइप, तो इसकी यहाँ पे लंबाई कितनी होती है। दोस्तों ये अपना जो ट्रेकिया होता है इस ट्रेकिया की लंबाई पूछी गई है वो कितनी होती है। दोस्तों ट्रेकिया में जो ये श्वास पाइप होता है
यानी ये मुंह का भाग होता है, मुंह से लेकर इसके बाद में ये ट्रेकिया होता है आगे, जो फेफड़ों में दोनों तरफ जाता है, फेफड़ों के अंदर दोनों भागों में 2 लोब्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है दोस्तों, सेंटीमीटर में पूछी है, तो 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी ट्रेकिया की। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे 6, प्रश्न नंबर 6 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास को शेयर और लाइक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। महाधमनी, महाशिरा, कैरोटिड धमनी, आंतरिक कैरोटिड धमनी। यानी ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी रहेगी दोस्तों? चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो ब्रेन यानी मस्तिष्क को जो करती है वो आंतरिक कैरोटिड धमनी रहेगी दोस्तों। यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करती है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 7 देखिए दोस्तों। क्लास को आप शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, फेफड़ों की क्षमता का मापन किससे किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे लंग्स की कैपेसिटी है, एयर कैपेसिटी, वो इसका मापन है, मेजरमेंट है, वो किससे किया जाता है? स्पेग्नोमेनोमीटर, स्पायरोमीटर, स्कोरोमीटर या फिर उपरोक्त। दोस्तों यहाँ पे स्पेग्नोमेनोमीटर होता है, ये पे ब्लड प्रेशर यानी बीपी की चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। स्कोलियोमीटर होता है, ये यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से संबंधित दोस्तों, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी से विकृति होती है, इस विकृति को यहाँ पे चेक करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पे स्पायरोमीटर होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे स्पायरोमीटर वो लंग्स की कैपेसिटी को मापन करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, सुंदर शरीर किसका आदर्श था? दोस्तों यहाँ पे जो सुंदर शरीर होता था वो किसका आदर्श था, ये अपने यहाँ पे बताना है। रोमवासियों का, ग्रीक, डेनमार्क या फिर स्वीडन। यानी सुंदर शरीर की जो परिभाषा है वो कहाँ पे प्रचलित थी? रोम में, ग्रीक में, डेनमार्क में, स्वीडन में। प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सुंदर शरीर ग्रीक वासियों की आदर्श वाक्य था। और इसी के साथ में दोस्तों जैसे स्पार्टा है, स्पार्टा में क्या था? तो स्पार्टा में राज्य सर्वोपरि था, यानी सैनिक गतिविधि इंपॉर्टेंट थी, वहाँ पे व्यक्ति का महत्व नहीं था, वहाँ पे राज्य की रखवाली और राज्य ही सर्वोपरि था। लेकिन सुंदर शरीर की जो महत्व था वो यहाँ पे ग्रीक वासियों से संबंधित था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, यूनान का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे यूनान का गोल्डन पीरियड है वो किसे कहा जाता है, ये अपने यहाँ पे बताना है। यूनान का गोल्डन पीरियड किसे कहते हैं? एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, पूर्व एथेंस काल, होमर काल। दोस्तों यहाँ पे यूनान का स्वर्णकाल पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यूनान का गोल्डन पीरियड अपन लेटरल एथेंस काल या लेटर एथेंस पीरियड को कहेंगे दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तर एथेंस काल। दोस्तों यहाँ पे खेलों का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? खेलों का गोल्डन पीरियड, तो वो यूनान को कहते हैं, यूनान को खेलों का स्वर्ण काल। लेकिन यूनान का गोल्डन पीरियड पूछे तो वो उत्तर एथेंस काल। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। अगर खेलों का गोल्डन पीरियड पूछे तो यूनान, और यूनान का गोल्डन पीरियड पूछे जाए तो वो उत्तर एथेंस काल रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा है? दोस्तों जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? वाटसन, विलियम वुड, स्किनर, रॉस। यानी मनोविज्ञान है ये व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन कहने वाला कौन है? साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी। और प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये इतने परिभाषा है, वो डेफिनेशन है, ये वाटसन महोदय के द्वारा दी गई। और व्यवहारवाद का जो जनक है, व्यवहारवाद का जो जनक है दोस्तों वो भी यहाँ पे वाटसन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जॉन लॉक या वाटसन। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? बार बार पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट बुक्स रहेगी दोस्तों यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विलियम जेम्स महोदय के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स महोदय की बुक रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर
12 देगी दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 12 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे हिच किक तकनीक किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे हिच किक टेक्निक है, ये किससे संबंधित रहेगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे बताना है। लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रिकूद, गोला फेंक, यानी लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप या फिर शॉर्ट पुट, इनमें से किससे संबंधित रहने वाले हैं। हिच किक टेक्निक प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद। ध्यान रखना है दोस्तों, लॉन्ग जंप से संबंधित टेक्निक रहेगी वो यहाँ पे कौन सी होती है, वो हिच किक टेक्निक लॉन्ग जंप से संबंधित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखे दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। अगर क्लास पसंद आती है तो आप शेयर और लाइक करने में कमी ना रखिए। प्रश्न नंबर 13 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 13 रहेगा हृदय मांसपेशी को क्या कहते हैं। दोस्तों जो हार्ट मांसपेशी होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, ये अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों हार्ट कितनी मसल्स से मिलकर बनता है, हार्ट की कितनी लेयर होती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। जो हार्ट होता है ये हार्ट की 3 परतें होती है दोस्तों, मैं आपको सीधी सीधी बता देता हूँ। जो ऊपर की परत होती है उसे अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। फिर अंदर की जो परत होती है उसे अपन मायोकार्डियम, और जो सबसे लास्ट की परत होती है उसे अपन एंडोकार्डियम, पेरी, मायो और एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो जो हार्ट होता है ये कौन सी मांसपेशी का बना होता है, तो प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो मायोकार्डियम की मांसपेशी से हृदय की निर्माण होता है। तो यहाँ पे मायोकार्डियम मसल्स होती है, इसके द्वारा हार्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल प्रबंधन में प्रथम चरण कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे खेल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है, उसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। विश्वसनीयता, नियोजन, बजट या वस्तुनिष्ठता। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जो प्रथम चरण होता है वो कौन सा होता है। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो नियोजन होता है, यानी योजना बनाई जाती है, वो किसी भी चीज़ का प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग ही इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। यहाँ पे प्लानिंग होती है, जो नियोजन होता है वो किस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का प्रथम स्टेप होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग है। दोस्तों यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होता है ये किसका भाग होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग होता है, एक्सोन, न्यूरॉन, कोशिका या फिर प्लाज्मा। डेंड्राइट्स होता है किसका भाग होता है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये तंत्रिका यानी न्यूरॉन्स के भाग होते हैं। न्यूरॉन्स होती है दोस्तों, आपने न्यूरॉन्स देखी होगी, ये न्यूरॉन्स का भाग होता है इसका। ये न्यूरॉन्स में से जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं इसके ऊपर, एक न्यूरॉन्स के ऊपर ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं अलग अलग। इसके बाद में ये रेनवेयर नोड होते हैं और ये इसके बीच बीच में ये माइलिन शीथ पाए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये तंत्रिका न्यूरॉन से संबंधित रहेगा। और न्यूरॉन्स की ये बीच में जो कोशिका होती है उसे अपन न्यूरोगिलिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक्सोन भी न्यूरॉन का भाग ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे डेंड्राइट पूछा गया है, डेंड्राइट से ये न्यूरॉन का भाग रहेगा। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा न्यूरॉन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 खो खो पोल की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे खो खो के अंदर जो पोल होता है, इस पोल गोल पोस्ट की या पोल होता है उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपने खो खो ग्राउंड जानते होंगे, खो खो ग्राउंड जो 27 बाई 16 मीटर से संबंधित होता है, 27 बाई 16 मीटर का ग्राउंड होता है। इस ग्राउंड की अपने को यहाँ पे जो पोल लगे हुए होते हैं, इन पोलों की दूरी ऊंचाई बतानी है कि ये पोल लगे हुए होते हैं दोनों साइडों में, ये पोल, इनकी यहाँ पे ऊंचाई कितनी होती है। तो प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है खो खो पोल की जो ऊंचाई होती है वो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, यानी मीटर में पूछे तो 1.20 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में 120 सेंटीमीटर रहेगी दोस्तों। और ये यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों 120 से कम नहीं रहेगी, 125 सेंटीमीटर तक ये मैक्सिमम पोल की हाइट जा सकती है, लेकिन मिनिमम 120 सेंटीमीटर रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, उबेर कप किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे उबेर कप ही किससे संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से संबंधित है। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं महिलाओं से ध्यान रखना है, महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है, साथ में ही पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी होती है, तो वो थॉम्स कप होता है, वो पुरुषों से बैडमिंटन का कप होता है। 2022 में जो दोस्तों थॉम्स कप जीता गया था वो भारत के द्वारा 73 साल बाद जीता गया था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। और उबेर कप ये दक्षिणी कोरिया के द्वारा 2022 में जीता गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये किससे संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल या फिर कबड्डी। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है, जो 2023 ध्यान रखना है दोस्तों, 2023 के अंदर जो पुरुष वर्ग के सिंगल्स में है वो नोवाक जोकोविक, और जो महिला वर्ग में है वो आर्यन सबलेंका के द्वारा जीता गया है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है इस साल में प्रथम जो जनवरी होती है, जनवरी महीने में ये आयोजन होता है। तो ये किससे संबंधित रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता रहेगी। और इसका जो आयोजन शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन वो 1905 के अंदर हुई थी, ये भी अपने को फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, क्लास को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते ही रहे दोस्तों। यहाँ पे आंतरिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया दोस्तों, जो अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो कब किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पहले भी प्रश्न उत्तरी मिले, इस प्रश्न को अपन सेलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों। ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब हुआ था, 1896 में, 1896 में हुआ था पहली बार। तो अंतरिम खेलों का आयोजन ये 10 साल के बाद यानी 1906 के अंदर इनका आयोजन एथेंस में किया गया था, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, क्योंकि 1896 में एथेंस के अंदर ही स्टार्ट हुए थे। उसके 10 वर्ष की समाप्ति पर 1906 में अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में किया गया था। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1906 यानी 1906 है, इसमें अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, क्रिकेट खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। दोस्तों क्रिकेट खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया ये अपने को यहाँ पे बताना है। पहले भी प्रश्न को इसको भी सिलेक्ट कर लिए हैं अपन ने ज़्यादातर प्रश्नोत्तरी में। तो क्रिकेट खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, और इसके आपको मैं हिंट के रूप में बताऊँ तो अब तक ओलंपिक में पहली और लास्ट बार, ध्यान रखना है, पहली और जो लास्ट बार है वो एक ही बार किया गया था, लेकिन वो कब किया गया था। तो प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है इसमें क्रिकेट को पहली और लास्ट बार अब तक यहाँ पे एक ही बार सेलेक्ट किया गया है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन किसे दिया जाता है। दोस्तों जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है ये किसे दिया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है, शहर, राज्य, देश या फिर महाद्वीप। प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों। ये जो ओलंपिक को आयोजन दिया जाता है वो यहाँ पर रहने वाला है शहर को दिया जाता है, यानी किसी कंट्री को तो दिया जाता है लेकिन उसके शहर के नाम पर, ध्यान रखना, शहर के नाम पर ही इनका आयोजन होता है। जैसे मान लो 32वां ओलंपिक था, ये टोक्यो में हुआ था। तो टोक्यो क्या है, टोक्यो एक शहर है, किसका, वो जापान देश का शहर है। तो यहाँ पे शहर को दिया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए। दोस्तों प्रथम जो विंटर ओलंपिक है उनका आयोजन कब स्टार्ट किया गया था, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट बताना है। 1924, 28, 32, 36। प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया गया था वो यहाँ पे 1924 के पेरिस ओलंपिक, ध्यान रखना है दोस्तों। 1924 के जो पेरिस ओलंपिक है, इस पेरिस ओलंपिक से यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 से एथेंस में किया गया था, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने ही है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। भारत में आधुनिक खेलों का लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। दोस्तों भारत में जो आधुनिक मॉडर्न खेल है, स्पोर्ट्स है, उसको लाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है। जर्मनी, अंग्रेजी सेना, डेनमार्क, अमेरिका। यानी भारत में जितने भी अब मॉडर्न स्पोर्ट्स चल रहे हैं उनको लाने का श्रेय है वो किसे जाता है।
इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप करते ही रहे। क्लास को शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें दोस्तों। यहाँ पे आपको बार बार बोलने से भी आप क्लास को शेयर और लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो शेयर और लाइक आप जरूर करते रहे, ताकि मेरे को भी यहाँ पे आपके द्वारा जो शेयर और लाइक किया जाता है उससे वो जो मोटिवेशन मिलता है, उससे ज़्यादा कार्य करने की मेरे के अंदर इच्छा जागृत होती है। तो शेयर और लाइक करते ही रहे दोस्तों आप। पर्सन नंबर 23 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो अंग्रेजी सेना है, जो ब्रिटेन की मिलिट्री है, अंग्रेजी सेना के द्वारा यहाँ पे आधुनिक खेलों का प्रचार प्रसार भारत के अंदर ज़्यादा किया गया था। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 24 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 24, चतुरंग का संबंध किस काल से था? दोस्तों यहाँ पे जो चतुरंग है, इस चतुरंग का संबंध है वो किस काल से था, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये प्रश्न शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 2022 में भी पूछा गया है। चतुरंग का संबंध किस खेल से है? वैदिक काल, नालंदा काल, राजपूत काल, महाभारत काल। पर्सन नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो चतुरंग का संबंध है वो यहाँ पे राजपूत काल से संबंधित रहेगा दोस्तों। राजपूत काल में चतुरंग, यानी इसे अपन चौपड़ पासा के नाम से जानते हैं दोस्तों। चतुरंग वर्तमान में इसे शतरंज के रूप में भी अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 25 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 25, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? दोस्तों यहाँ पे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन है वो कब किया गया है? 1953, 54, 55, 58। दोस्तों राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन 1957 के अधिनियम के द्वारा 1958 में किया गया था। पर्सन नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1958। अधिनियम कौन सा है? तो 1957। यानी अगर 1957 ऑप्शन में मिले तो 1957, नहीं मिले तो 58, दोनों नहीं आ सकती है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। और इसकी वर्तमान जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की, वो कृष्णा पूनिया रहेगी दोस्तों। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। कृष्णा पूनिया इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 26 देखे दोस्तों। पर्सन नंबर 26, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? दोस्तों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, इसकी स्थापना कब हुई है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इसे अपन शॉर्ट में HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का जो मुख्यालय है वो अमरावती महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना अंबा और अनंत, ध्यान रखना दोस्तों, अंबा और अनंत दो भाइयों के द्वारा, यानी अनंत और अंबा वैद्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहली बार ध्यान रखना है दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा जो अपने खेल हैं उनका पहली बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इनका भी प्रदर्शन किया गया था। सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसकी स्थापना 1914 यानी 1914 के अंदर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 27 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 27, दोस्तों सेक बोन किसे कहते हैं? सेक बोन के नाम से किसे जाना जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्टर्नम फीमर, स्टर्नम फीमर, टीबिया या फिर स्टेपिच। पर्सन नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है टीबिया होती है। इस टीबिया हड्डी को अपन सेक बोन के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो अपना ये पैर होता है, इसके बाद में ये घुटना होता है, इसके बाद में जो नीचे वाला पोर्शन होता है, और ये जो अपना यहाँ पे पैर होता है, इसमें जो ये हड्डी पाई जाती है दोनों तरफ, एक सामने की तरफ होती है वो टीबिया, और पीछे की तरफ होती है काफ मसल्स की तरफ, वो यहाँ पे फीबुला होती है। तो ये सामने टीबिया, पीछे की तरफ फीबुला, और ये जो मसल्स होती है उसे अपन काफ मसल्स यानी गैस्ट्रोनीमेस के नाम से जानते हैं। तो ये सेक बोन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 28 देखिए दोस्तों। पर्सन नंबर 28, जर्मनी में ट्रनवेरियन आंदोलन किसने आरंभ किया? दोस्तों यहाँ पे जो जर्मनी के अंदर ट्रनवेरियन आंदोलन है, इस ट्रनवेरियन आंदोलन का प्रारंभ किसने किया है? फ्रेडरिक गर्ट्समथ, लुडविग जॉन जोहान या फिर उपरोक्त सभी। पर्सन नंबर 28, जर्मनी में जो ट्रनवेरियन आंदोलन का जनक है वो फ्रेडरिक लुडविग जॉन रहेगा दोस्तों। पर्सन नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रेडरिक लुडविग जॉन। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 29। पर्सन नंबर 29 देखे दोस्तों। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली कब खोला गया? दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन जो ट्रेनिंग सेंटर है कांदिवली महाराष्ट्र में है, ये कब खोला गया था ये अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली इसकी स्थापना कब की गई थी? पर्सन नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों 1938। ध्यान रखना है दोस्तों 1938 में कांदिवली, और 1931 में दोस्तों यहाँ पे लखनऊ,
लखनऊ की, और 1940 में लाहौर इन महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ये भी फैक्ट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 1932 के अंदर ही कोलकाता की रहेगी दोस्तों, कोलकाता में भी फिजिकल यानी शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण खोला गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे लेडी रतन टाटा जो कप प्रतियोगिता है ये किस खेल से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो, क्रिकेट। लेडी रतन टाटा कप दोस्तों गेम से संबंधित, एक कप यहाँ पे गेम से संबंधित आपको पूछा ही जाता है। 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था। आगा का कप किस खेल से है, तो वो हॉकी से संबंधित था दोस्तों। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता है वो यहाँ पे रहती है दोस्तों, हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31, रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है। दोस्तों ब्लड होता है वो किस प्रकार का टिश्यू है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। किस प्रकार का टिश्यू या उत्तक होता है। पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक। और दोस्तों अपन यहाँ पे 35 प्रश्नों के बाद में 10 मिनट की जीके से संबंधित बूस्टर डोज ध्यान रखना है। बूस्टर डोज अपन यहाँ पे लेते हैं, तो वो आप जरूर बूस्टर डोज जीके से संबंधित आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगी, तो आप जरूर उसको भी ले। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्लड होता है, ये ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये एक संयोजी उत्तक है, यानी संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो भी कैसा है, तो लिक्विड। दोस्तों यहाँ पे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट ही है, इनको याद ही रखना है। और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों यहाँ पे, ब्लड किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, कुबड़ापन को ये भी कहा जाता है। दोस्तों जो कुबड़ापन होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। कुबड़ापन में अपन काइपोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस या फिर अग्रकुब्जता, कौन से नाम से अपन कुबड़ापन जानते हैं। दोस्तों ये जो व्यक्ति होता है, ये उसकी पीठ होती है, पीठ के पीछे जो कुबड़ सा निकल के आ जाता है, तो ये जो कुबड़ापन पीठ के पीछे की साइड में होता है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कुबड़ापन को अपन काइपोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन राउंड बैक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर राउंड बैक के नाम से भी जानते हैं। साथ ही में अपन इसे उत्तल वक्रता के नाम से भी जानते हैं। तो इनके नाम याद रखना है, काइपोसिस, राउंड बैक, उत्तल वक्रता, या फिर इसे पश्य कुब्जता, ध्यान रखना है, पश्य कुब्जता के नाम से भी जानते हैं, यानी पीछे पीठ के पीछे गोना बल जाता है तो उसे पश्य कुब्जता भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 33, छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो छोटी आंत होती है उसके पहले भाग को अपन किस नाम से जानते हैं, पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया है ज़्यादातर प्रश्नोत्तरी में। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। हालांकि ऐसी सीधी नहीं होती, ज़्यादातर राउंड शेप में होती है, लेकिन छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 6.25 मीटर होती है। और इसके कितने भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये इसके 3 भाग होते हैं। तो उसमें जो पहला भाग होता है उसे अपन डेडुनम, दूसरा जेजुनम और लास्ट में इलियम के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम भाग, यानी पहला भाग पूछा गया है तो यहाँ पे डेडुनम रहेगा दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों डेडुनम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों यहाँ पे, टेलर मसल्स किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे टेलर मसल्स है वो किस मांसपेशी को कहते हैं, यानी उपनाम कौन सी मांसपेशी का है। दोस्तों यहाँ पे टेलर मसल्स होती है शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, ध्यान रखना, सबकी लंबी यानी लॉन्गेस्ट है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है वो टेलर मसल्स होती है। तो कौन सी मांसपेशी को टेलर मसल्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा जो सार्टोरियस मांसपेशी होती है उसे अपन टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सी मांसपेशी, सार्टोरियस, जिसे अपन टेलर मसल्स के नाम से जानते हैं, जो शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। शरीर की अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ये शरीर की सबसे बड़ी, ध्यान रखना है दोस्तों, ये शरीर की सबसे बड़ी होती है और ये शरीर की सबसे लंबी होती है, दोनों में फ़र्क होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 35, और उसके बाद में अपन यहाँ पे बूस्टर डोज जरूर देखेंगे दोस्तों 10 मिनट की। प्रश्न नंबर 35 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे स्पीड प्ले का अर्थ है, यहाँ पे स्पीड प्ले का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी सर्किट ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, जंप, इनमें से कौन सा रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्पीड प्ले का अर्थ दोस्तों यहाँ पे स्पीड प्ले प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे। स्पीड प्ले ये कौन से
भाषा का शब्द है, तो ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। सबसे पहले तो ये स्वीडिश भाषा का शब्द है स्पीड प्ले। इसका अर्थ क्या होता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फार्ट लेक। ध्यान रखना है, फार्ट लेक को ही अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों फार्ट लेक, जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अपन ने 35 प्रश्नों का एनालिसिस किया। कितना स्कोर अब आप अचीव कर पाए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। क्लास कैसी लगी, और अब देखते हैं अपन 10 मिनट का बूस्टर डोज जीके से संबंधित। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में अपन बूस्टर डोज लेके आए हैं, वो रहेगी। तो बूस्टर डोज के अंदर यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख महोत्सव, यानी कौन से महोत्सव और कौन से महीने में जारी इनका आयोजन किया जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। कला संस्कृति से संबंधित, यानी कला संस्कृति से संबंधित दोस्तों ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आपके लिए बूस्टर डोज का रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बूस्टर डोज में देखते हैं अपन। यहाँ पे वो रहने वाला है पहला देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। कौन से महीने में, तो जनवरी फरवरी में। ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने ही है। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव, तो ये बाड़मेर में और फरवरी मार्च में। ध्यान रखना है दोस्तों, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, और जनवरी फरवरी में मरु महोत्सव, और फरवरी मार्च के अंदर थार महोत्सव की आयोजित किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे तीज महोत्सव है, जो छोटी तीज है वो जयपुर में, यानी श्रावण शुक्ल तृतीया को आयोजित की जाती है। जो कजली तीज, जिसे बड़ी तीज सातुड़ी तीज के नाम से जानते हैं, वो बूंदी के अंदर भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ध्यान रखना दोनों में फर्क है, यानी तीज का त्यौहार कब आता है, तो वो श्रावण शुक्ल में आता है, लेकिन बड़ी तीज कजली तीज सातुड़ी तीज ये भाद्रपद, और वो भी कृष्ण तृतीया को आती है। दोनों में फ़र्क याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोनों ही है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों, जो गणगौर, ध्यान रखना है गणगौर का जो महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, जयपुर में, और चैत्र शुक्ल तृतीया से। ध्यान रखना है दोस्तों, गणगौर का त्यौहार लंबा चलता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया से चलता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट इनके याद ही रखने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव, थार महोत्सव, तीज महोत्सव, बड़ी तीज कजली तीज या वो, और जो गणगौर महोत्सव, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगला रहेगा 6 नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है कार्तिक महोत्सव। कार्तिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो पुष्कर के अंदर अजमेर में आयोजित किया जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। अगला महोत्सव वेणेश्वर महोत्सव है, ये डूंगरपुर में आयोजित करते हैं माघ पूर्णिमा को। ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ऊँट महोत्सव दोस्तों यहाँ पे बीकानेर में, और जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर के अंदर है, और वो मार्च में आयोजित किया जाता है। पतंग महोत्सव देखिए दोस्तों यहाँ पे, पतंग महोत्सव इंपॉर्टेंट जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और जनवरी में आयोजित किया जाता है। लेकिन स्पेशल पूछा जाए तो पतंग महोत्सव स्पेशल जयपुर का सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसके बाद में जैसलमेर का रहेगा। और आयोजित जनवरी, वो भी 14 जनवरी को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है 11 नंबर का देखिए दोस्तों यहाँ पे महोत्सव। और दोस्तों बूस्टर डोज कैसी लगती है, वो आप बूस्टर डोज के बारे में भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। 11 नंबर का रहेगा दोस्तों यहाँ पे बैलून महोत्सव, जो गुब्बारे से संबंधित था, बाड़मेर का है, और वर्ष में 4 बार आयोजित करते हैं दोस्तों यहाँ पे बैलून महोत्सव, जो बाड़मेर से संबंधित है। आगे रहेगा मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का है, अप्रैल में आयोजित किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव दोस्तों वो जोधपुर से संबंधित है, अक्टूबर में आयोजित करते हैं। शरद महोत्सव ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे शरदकालीन महोत्सव है, ये माउंट आबू, ध्यान रखना माउंट आबू जो नवंबर में करते हैं शरद महोत्सव। और ग्रीष्म महोत्सव है, ये भी माउंट आबू से संबंधित है, लेकिन ये मई के महीने में यानी गर्मियों में करते हैं। शरद महोत्सव ये सर्दियों से संबंधित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैलून महोत्सव 4 बार बाड़मेर में, मेवाड़ उदयपुर में, मारवाड़ जोधपुर में। लेकिन अपने को इनके महीने ज़्यादा याद रखने इंपॉर्टेंट ये होता है, मेवाड़ महोत्सव अप्रैल में, मारवाड़ अक्टूबर में, शरद महोत्सव है माउंट आबू में नवंबर में, और जो ग्रीष्म महोत्सव है वो भी माउंट आबू में मई में। तो ये अपने 15 नंबर तक देख लिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों अपने यहाँ पे 16 नंबर पे शेखावाटी महोत्सव, जो अपन जानते हैं सीकर चूरू झुंझुनू संबंधित है, और ये फरवरी में आयोजित किया जाता है। ब्रज महोत्सव है, वो ब्रज महोत्सव भरतपुर में और फरवरी में आयोजित करते हैं। तो ये भी अपने को यहाँ पे याद रख रहे हैं। तो दोस्तों ये तो अपने महोत्सव से संबंधित बूस्टर डोज थी। अब देखेंगे अपन प्रमुख संविधान संशोधन से संबंधित इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनसे संबंधित अपन यहाँ पे बूस्टर डोज देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जहाँ से सीधा प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है, वो भी अपन 2 मिनट के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे वो रहने वाली है अपनी यहाँ पे, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाली है प्रथम संविधान संशोधन 1950 में हुआ, और वो किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित रहेगा। पहली बात अपने को अभी याद रखना,
आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 35वां संविधान संशोधन 1974 में, और ये सिक्किम को भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिलाने के लिए किया गया था। तो 35वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1974, और सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां देखिए दोस्तों यहाँ पे 36वां अमेंडमेंट 1975 जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, यानी दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है, 35वां 1974 और 36वां 1975। 35वां 1974 और 36वां 1975 ये सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिला रहा है, और ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला रहा है। आगे देखिए दोस्तों वो रहने वाला है 42वां संविधान संशोधन 1976। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें समाजवादी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को परिभाषित किया गया, नीति निर्देशक तत्वों को अधिक व्यापक बनाया गया है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या को इससे निर्धारित किया गया है। ये 3-4 बात है वो 42वां संविधान संशोधन से संबंधित रहेगी। यानी इसमें प्रस्तावना में संशोधन भी किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3, साथ में नीति निर्देशक तत्व जो संविधान का चौथा भाग है वो भी इससे संबंधित है, और संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य है वो भी इससे जोड़े गए थे। 1976 में जो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य यहाँ पे सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 है। ये संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे अपन हटा दिया गया है, और यहाँ पे इसे विधिक अधिकार बना दिया है। अनुच्छेद ध्यान रखना है दोस्तों, इसे विधिक अधिकार अनुच्छेद 301 के अंदर इसे विधिक अधिकार ही बना दिया है, यानी कानूनी अधिकार बना दिया है। मूल अधिकारों से हटाकर संपत्ति के अधिकार को, यह भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। आगे है 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है, यानी दल बदल से संबंधित रहेगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 दोस्तों, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर वर्तमान में जो 18 वर्ष चल रही है वो कौन सी संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 से द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। आगे 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित 1992 में लागू किया गया, और जो 74वां संविधान संशोधन है वो 1952 में ये नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों, यानी शहरी निकाय से संबंधित है और ग्रामीण निकाय से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां ये पंचायती राज और शहरी निकाय से संबंधित रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एजुकेशन, वो 86वां संविधान संशोधन 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए दोस्तों 101वां ध्यान रखना है, 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था, वो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी को लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई, ध्यान रखना है दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। आगे 102वां संविधान संशोधन वो 2018 से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, यानी जो ओबीसी वर्ग है, इस ओबीसी वर्ग को यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो 102वां संविधान संशोधन 2018, और ये 338B में ध्यान रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 338B में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे 103वां संविधान संशोधन 2019 जो EWS से संबंधित है, यानी सवर्णों से संबंधित है, जिसमें अपन 10% इसको आरक्षण दिया गया था, वो 103वां संविधान संशोधन 2019 रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, अगले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो रहने वाले हैं दोस्तों 104वां संविधान संशोधन 2019, और इसमें क्या किया गया था? संविधान के अनुच्छेद 334 संशोधन, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व को 80 वर्ष के पश्चात न रहना, ये इसके अंदर बताया गया था। 105वां संविधान संशोधन जो 2021 से संबंधित है, इस संविधान संशोधन ने राज्य सूची और पिछड़े वर्ग की पहचान करने का, उन्हें अधिसूचित करने का राज्य शक्ति को संरक्षित किया गया। यानी अब ओबीसी, ध्यान रखना है दोस्तों, ओबीसी वर्ग में कौन कौन सी कास्ट या जाति रहेगी, वो कास्ट इसको फिक्स करने का कार्य राज्य को दिया गया है। इसी राज्य को ऐसी शक्ति दी गई है। अब सेंटर इसमें, यानी केंद्र सरकार इससे राज्य इसमें कौन कौन सी जाति रहेगी ये डिसाइड नहीं करेगा, अब सिर्फ राज्य सरकार करेगी। तो ये कौन सा? 105वां संविधान संशोधन 2021। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको और बूस्टर डोज भी कैसी लगी उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास अगर अच्छी लगी तो शेयर और लाइक आप जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।